नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 की इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और ये जो प्रश्न होंगे वो आदिकाल, भक्तिकाल, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा से संबंधित रहेंगे। जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं मैं उसे आपको व्याख्या सहित बताऊंगी और प्रत्येक प्रश्न ध्यान से सुने क्योंकि आपको एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं और आपके आने वाली परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियां और रचनाकार देखते हैं। पहली पंक्ति है, पंडिया सल सत बखाणई, देहि बुद्धि बसंतना जानई। कौन है इस पंक्ति के रचनाकार? ध्यान से सुनना है। दूसरी पंक्ति है, 12 बरिस ले कुकर जिए, जिए और 13 ले जिए सियार। तीसरी पंक्ति है, बड़ कौशल तु राधे, किनल कन्हाई लोचन आधे। चौथी पंक्ति है, जाति ओछा पाति ओछा जन्मू हमार। और रचनाकार है कन्हप्पा, सरहप्पा, जगनिक, विद्यापति और रैदास। विकल्प चुनिए, कौन सा सही विकल्प है? ऑप्शन ए सही विकल्प है। पंडिय सल सत बखाणई, देही रुद्ध बसंतना जानई। सरहप्पा की पंक्तियां हैं। 12 बरिस ले कुकर जिए, ओ 13 ले जिए सियार, ये जगनिक की पंक्तियां हैं। बड़ कौशल तो राधे, किनल कन्हाई लोचन आधे, ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्मू हमार, ये रैदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? ऑप्शन ए, साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। ऑप्शन बी, वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। ऑप्शन सी, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। चौथी पंक्ति है, अतीत के बिना वर्तमान को समझा जा सकता है। आपको सही विकल्प चुनना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और सी। साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? ऑप्शन में है कामिल बुल्के, जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम जोन्स, विलियम कैरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। कामिल बुल्के बेल्जियम के निवासी थे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रामकथा उत्पत्ति और विकास नाम से शोध किया। इस शोध ग्रंथ को रामकथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। ऑप्शन बी, नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला। ऑप्शन सी, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी, सिद्धों की बानियां सांकेतिक नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प चुनना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और सी। सिद्धों से संबंधित ए और सी रामचंद्र शुक्ल के कथन सही है। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ तथा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा शुक्ल जी का कथन है। जबकि नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है और सिद्धों की बानियां सांकेतिक है। अगला प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं, कबीर के विषय में कहा ये, और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? ऑप्शन ए,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी माता प्रसाद गुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल कबीर के दर्शन के संबंध की चर्चा करते हुए कहते हैं कि तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की भाषा को लेकर काफ़ी प्रभावित है। भाषा पर ज़बरदस्त पकड़ के कारण कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। अगला प्रश्न है, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी, इन काव्य पंक्तियों का आशय है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है, ऑप्शन डी स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी, इन पंक्तियों का आशय है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। यह कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है कितनी है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 9। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 है। 9 नाथों के नाम क्रमशः इस प्रकार है: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर तथा मल्ल्यार्जुन। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता है। ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी जैनाचार्य मेरुतुंग, ऑप्शन डी विद्याधर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, हेमचंद्र। प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हेमचंद्र है। इस काव्य की रचना हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए की थी, जिसमें कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है, जबकि पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ 63 महापुराण है। इन्हें अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य लिखा। आदिकालीन कवि विद्याधर के पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ऑप्शन ए अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता नामकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सुझाया। अतः उचित उत्तर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन होगा। अगला प्रश्न है, साधो देखो जग बौराना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? ऑप्शन ए में है धार्मिक असहिष्णुता, ऑप्शन बी सांप्रदायिक सौहार्द, ऑप्शन सी धार्मिक सद्भाव, ऑप्शन डी एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए धार्मिक असहिष्णुता। व्याख्या देख लेते हैं। साधो देख जग बौराना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। इन पंक्तियों में धार्मिक असहिष्णुता का संदेश नहीं है, जबकि धार्मिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द, एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा का संदेश उपयुक्त पंक्तियों में मौजूद है। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं, जिनकी रचना साखी, सबद और रामायणी है, जिसे धर्मदास ने बीजक नाम से संपादित किया। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? ऑप्शन ए अखरावट, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी आखिरी कलाम और ऑप्शन डी मधुमालती। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। व्याख्या, प्रसिद्ध हिंदी आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी की रचना आखिरी कलाम को कयामत के वर्णन से संबंधित रचना माना है।
जबकि पद्मावत में प्रेम कथा का वर्णन है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों की भरी चौपाई है तथा मंजनकृत मधुमालती में मधुमालती मनोहर तथा प्रेमा ताराचंद के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? 1. वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। 2. ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। 3. इनमें उक्ति व चित्रे का नितांत अभाव था। 4. इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 है वो अमीर खुसरो के बारे में जो कहा गया वो बिल्कुल सही है। व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमीर खुसरो फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे एवं उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ बहुत प्रसिद्ध है, जबकि उक्ति व चित्रे के नितांत अभाव की बात का संबंध शुक्ल के कथन से नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। 1. आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। 2. साहित्य का मर्म। 3. मध्यकालीन धर्म साधना। 4. भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन सी हैं इनमें से? विकल्प चुनना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 2 और 3। साहित्य का मर्म, मध्यकालीन धर्म साधना हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। व्याख्या देख लेते हैं। साहित्य का मर्म एवं मध्यकालीन धर्म साधना प्रसिद्ध आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, जबकि भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं? ऑप्शन ए ख्याल, माच, नाचा, पिंडवानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 3 और 4। नाचा और पिंडवानी छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियाँ हैं। नाचा और पिंडवानी छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियाँ हैं, जबकि ख्याल राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। माच मालवा का मुख्य लोकनाट्य रूप है, जिसे मालवी के अनेक क्षेत्रों में माचा, मछली, माचली, मचैली, मचान आदि नामों से भी जाना जाता है। पंडवानी शैली के गायन में तीजन बाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान एवं सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा है? ऑप्शन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा है। ऑप्शन बी आचार्य महावीर प्रसादी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। ऑप्शन सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए। ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। उपयुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के विषय में कहा है। क्या कहा है एक बार देख लेते हैं। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए असहाय है। किसने कहा है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचविडाल में शामिल नहीं है? पंचविडाल क्या है? पंच प्रतिबंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अहंकार। व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अहंकार पंचविडाल में शामिल नहीं है। पंचविडाल बौद्ध शास्त्रों के में निरूपित पंच प्रतिबंध है। क्या है पंचविडाल? बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध। शुक्ल जी के अनुसार पंच प्रतिबंध है आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, काम, मोह।
अगला प्रश्न है, 700-800 वर्षों की सिंचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रबोध सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही है? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी रामशंकर शुक्ल रसाल। इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रबोध सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये किसने कहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु कृत मिश्र बंधु विनोद के बारे में कहा है ये। अगला प्रश्न है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। किसने कहा सुझाया है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नामकरण? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने सुझाया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन और नामकरण निम्न है। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, दब सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? ऑप्शन ए वररुचि, ऑप्शन बी देवसेन, ऑप्शन सी पुष्पदंत, ऑप्शन डी माइल धवल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी माइल धवल। व्याख्या, दब सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में माइल धवल ने रूपांतरित किया है। तब सहाव पयास अपभ्रंश भाषा कृति के लेखक देवसेन हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति श्रावकाचार है, जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन कृत अन्य ग्रंथ है नयचक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधनासार, तत्वसार। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है विद्यापति। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी कवि विद्यापति के संदर्भ में की है। विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, शैव सर्वस्व सार आदि। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए अरिल, ऑप्शन बी पदड़ियाँ, ऑप्शन सी कवित, ऑप्शन डी सवैया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कवित। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः कवित छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें दूहा, कवित, छपय, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि है। चंद बरदाई को छप्य छंद का विशेषज्ञ माना जाता है।
किस छंद का विशेषज्ञ माना जाता है चंद बरदाई को? छपैये छंद का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चंदनबाला रास के रचयिता है? कौन है चंदनबाला रास के रचयिता? ऑप्शन ए जिनधर्म सूरी, ऑप्शन बी सुमतिगण, ऑप्शन सी मुनि चिन्विजय, ऑप्शन डी आसगु। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है आसगु। चंदनबाला रास के रचयिता आसगु है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जीवदया रास है। आसगु का अन्य ग्रंथ है जीवदया रास। अन्य रचनाएं और रचनाकार, नेमिनाथ रास के जो रचयिता है वो सुमतिगणी है। रेवंतगिरी रास विजयसेन सूरी की है। शावकाचार देवसेन की है। स्थूलीबद्ध रास जिनधर्म सूरी की है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के साथ देखना है निम्नलिखित रचनाओं का अनुक्रम। 1 मध्यकालीन बोध का स्वरूप, 2 हिंदी साहित्य का आदिकाल, 3 कबीर, 4 हिंदी साहित्य की भूमिका। इसका सही उत्तर है, सही विकल्प चुनना है ऑप्शन नंबर डी। 4, 3, 2, 1 के क्रम में लगेगा। पहले आएगा हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर आएगा कबीर, फिर हिंदी साहित्य का अधिकार, फिर आएगा मध्यकालीन बोध का स्वरूप। व्याख्या देख लेते। हिंदी साहित्य की भूमिका का जो प्रकाशन वर्ष है 1940 है। कबीर 1941 ईस्वी की रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी की रचना है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? 1 उनका जन्म पटियाला में हुआ था। 2 वे निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 3 वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। 4 उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, 2 और 3। व्याख्या, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है वे निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने, गज़ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मत अनुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? ऑप्शन ए तेन, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी विको, ऑप्शन डी वॉल्टेयर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है हीगल। हीगल के मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई है केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, या फिर व्याकरण में पारंगत? इसका सही विकल्प चुनना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। हिंदी के प्रथम कवि माना है चंद बरदाई को शुक्ल ने और व्याकरण में पारंगत। व्याख्या, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार चंद बरदाई व्याकरण में पारंगत थे। छपैया इनका निजी छंद था। शिव सिंह सेंगर ने चंद बरदाई को छपैयों का राजा कहा था। किसने कहा था? शिव सिंह सेंगर ने चंद बरदाई को छपैयों का राजा कहा है। इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो है जिसे उनके पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक है? ऑप्शन ए वॉल्टेयर, ऑप्शन बी हीरोदोतम, ऑप्शन सी विको, ऑप्शन डी कांट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वॉल्टेयर। व्याख्या,
इतिहास दर्शन के मूलतः संबंधित विचारक वोल्टेयर है। वोल्टेयर का मूल नाम फ्रांसिस मैरी एरोयेट था। ये वोल्टेयर नाम से रचना करते थे। इनका जन्म पेरिस में 21 नवंबर सन 1694 ईस्वी को हुआ। इन्होंने नाटक, दर्शन, व्यंग्य, कथा तथा काव्य शास्त्रीय रचनाएं लिखी और बंदी बधाई परंपराओं का विरोध किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? ऑप्शन ए रूप मंजरी, ऑप्शन बी विरह मंजरी, ऑप्शन सी मान मंजरी, ऑप्शन डी कवि प्रिया। इसमें देखना है कौन सी नंददास की कृति नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, तभी तो सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, कवि प्रिया। नंददास की कृति नहीं है। नंददास की रचनाएं हैं रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी आदि। कवि प्रिया केशवदास की रचना है। इसका समय 1601 ईस्वी है। केशवदास की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि। अगला प्रश्न है, ईश्वर अंश जीव अभिसानी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? ऑप्शन है अद्वैतवाद, ऑप्शन बी भेदाभेदवाद, ऑप्शन सी द्वैताद्वैतवाद, ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैतवाद। ईश्वर अंश जीव अभिसानी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में देखना कौन सा दर्शन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक है। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास कृत रामचरितमानस 1631 के उत्तरकांड से ली गई है। इसमें कुल सात कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इनका क्रम भी पूछा जाता है, इसलिए इन सातों कांडों को क्रम में ध्यान से पढ़ना है और इनका क्रम भी याद रखना है। दर्शन देख लेते हैं और उनके प्रवर्तक। अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक है शंकराचार्य। द्वैताद्वैतवाद और भेदाभेदवाद के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। द्वैतवाद के है मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के है विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए लक्ष्मीचंद, ऑप्शन बी श्रीचंद, ऑप्शन सी मूलचंद, ऑप्शन डी मलूकदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद थे। श्रीचंद कौन थे? गुरु नानक के पुत्र थे। इस संप्रदाय के लोग सनातन धर्म को मानते हैं तथा पंच प्रकृति क्या है? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश की पूजा करते थे, जबकि लक्ष्मीचंद तथा मलूकदास संत कवि हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही है? ऑप्शन ए मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा को दूर करो। ऑप्शन बी राम कथा का गान वेदों, पुराणों और कवियों ने किया है किंतु संतों ने नहीं। ऑप्शन सी जो भक्त रामचरितमानस का अवगाहन करता है वह मध्याह्न से सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला होता है। ऑप्शन डी जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही विकल्प का चयन करना है। इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, केवल ए और डी। व्याख्या देख लेते हैं। रामचरितमानस के अंत में तुलसीदास द्वारा कही गई सही बातें हैं। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा को दूर करो, तथा जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है तथा इसमें कुल 7 कांड है और इसके जो क्रम है वो इस प्रकार है। पहले हैं बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अगला प्रश्न है, बिसोबा खेचर तथा खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी मलूकदास। खेचरनाथ किसके गुरु थे? नामदेव के। ऑप्शन नंबर सी में है नामदेव। व्याख्या, बिसोबा खेचर या खेचरनाथ नामदेव के गुरु थे। नामदेव महाराष्ट्र के भक्त संत कवि है। यह जाति के दर्शी थे। इन्होंने मराठी में अभंग नामक छंद का प्रवर्तन किया। इनके द्वारा रचित पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, जबकि दादू दयाल के गुरु
वृद्ध भगवान तथा मलुकदास के गुरु पुरुषोत्तम एवं सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा गंतु, लजे जम तू बयंसी अहू, जय भग्गा घरु एतू। का तात्पर्य है, हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा गंध मारा गया। ऑप्शन बी, अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था। ऑप्शन सी, उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ। ऑप्शन डी, हे बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और डी। व्याख्या देख लेते हैं। भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा गंतु, लजे जम तू बिहसी अहू जई भग्गा घर एंतु। उपयुक्त पंक्ति का तात्पर्य है, हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा पति मारा गया। हे बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। किसकी पंक्तियां हैं ये? हेमचंद्र की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, गोरी सुंदर पातली, केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर है ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी उड़द, ऑप्शन सी मूंग, ऑप्शन डी मसूर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है अरहर। गोरी सुंदर पातली, केसर काले रंग, 11 देवर छोड़कर चली जेठ के संग। उक्त पहेली का सही उत्तर अरहर है। यहाँ कवि ने अरहर के पौधे एवं बीज का बहुत ही मनोरम चित्रण अपने शब्दों के माध्यम से किया है तथा 11 महीनों को 11 देवर के रूप में चित्रित किया है क्योंकि अरहर की फसल वार्षिक होती है जो गर्मियों अर्थात जेठ माह में काटी जाती है। अगला प्रश्न है, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी रामानंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य जी हैं। संप्रदाय और उनके प्रवर्तक और दर्शन, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य और कौन सा दर्शन है? विशिष्टाद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य है जो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन को फॉलो करते हैं। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानंद, दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। ऑप्शन ए, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। ऑप्शन बी, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासदायी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। इनकी रचना रास पंचाध्याय 16 छंदों में लिखी गई है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, ए और बी। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? इनकी रचना भी बड़ी और सरस और मधुर है। नंददास के बारे में किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। कृष्ण की रासलीला तथा अनुप्रासदायी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। व्याख्या, नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार है, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। ये सूरदास जी के प्राय समकालीन थे। जो नंददास जी हैं वो सूरदास जी के समकालीन थे। इनकी गणना अष्टछाप में है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि कवि कड़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है जो रोला छंद में लिखी गई है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित आदि रचना की। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। ऑप्शन ए, राजनीतिक द्वंद्व, ऑप्शन बी, वयसंधि, ऑप्शन सी, पुरुष परीक्षा, ऑप्शन डी, अनमेल विवाह। ऑप्शन इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, केवल बी और डी, वयसंधि और अनमेल विवाह विद्यापति की पदावली का मुख्य विषय है। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित है। जो मैथिली में रचित ग्रंथ है वो है पदावली और गोरक्ष विजय, इनका नाटक है।
अवहट भाषा में है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। संस्कृत में है शैर सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा आदि। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। किसने? निराला ने कहा है नागिन की लहर किसे? पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी कृष्णदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बी, ए, डी, सी। इसमें क्रम में लगाना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवियों को सबसे पहले है सूरदास, फिर है नंददास, फिर है कृष्णदास, फिर है परमानंद दास। व्याख्या: रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास। गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के 8 कवियों का क्रम इस प्रकार है: सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी।